अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 केमिस्ट्री। आज हम फिर अगेन न्यू वीडियो के साथ आ रहे हैं। केमिस्ट्री लास्ट टॉपिक बेटा हम अपना अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंट फ्रॉम पीरियोडिक टेबल से अपना जो है हमने लास्ट टॉपिक यहाँ पर एंड किया था। हमने सोडियम का स्ट्रक्चर देखा था, हमने सोडियम की एग्जांपल से पीरियोडिक टेबल में अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने अपना टॉपिक डिस्कस किया था। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है फार्मूला मास। ये वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे हमें बहुत जो है हेल्प आउट करते हैं बड़े बड़े टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो फार्मूला मास हमारे पास क्या होता है अब हम देखते हैं। देखें यहाँ पे वर्डिंग लिखी हुई है, ये वर्डिंग आपने अपनी कॉपी में बिल्कुल कॉपी वर्क जैसे आप जो नोट्स बनाते हैं वो तो आप बिल्कुल इसी तरीके से सेम बनाएंगे, लेकिन सिर्फ नोट्स बना देना हमारे लिए काफ़ी नहीं होता, उसको समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए हम फार्मूला मास की तरफ देखते हैं। अब हम पहले एग्जाम्पल को देखेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम फार्मूला मास की एग्जाम्पल पर जाएंगे। फार्मूला मास को हम पहले एग्जाम्पल्स देखेंगे, देन हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल में ये जो NaCl हमारे पास है, KOH हमारे पास लिखा हुआ है, ये किसी ना, या फिर हमारे पास MgCO3 हमारे पास लिखा हुआ है, ये किसी ना किसी मॉलिक्यूल का फार्मूला है। तो इस फार्मूले में डिफरेंट एटम्स मौजूद हैं, यानी देखें आप खुद यहाँ पर देखें, आप देख सकते हैं डिफरेंट एटम्स मौजूद है, यानी दो अलग अलग एटम है। अगर सोडियम की बात करूँ मैं तो ये एक अलग एटम है, और अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो ये एक अलग एटम है, ठीक है। ये एटम्स मिलके किसी एक सब्सटेंस का फॉर्मूला बना रहे हैं। तो इस फॉर्मूले में मौजूद तमाम के तमाम एटम के मासेस को सम करके बयान करने के अमल को फॉर्मूला मास कहते हैं। मैंने क्या कहा, ये क्या कर रहे हैं, एक सब्सटेंस बना रहे हैं और इन एटम्स के मासेस को, एटम के मासेस को मतलब सोडियम और क्लोरीन, इन दोनों के मास को अगर मैं सम करूं, ठीक है, अगर मैं सम करती हूँ तो सम करके तो उसकी तादाद को बयान करना, सम करके बयान करने के अमल को मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि वो हमारे पास फार्मूला मास है। देखें आप कर सकते हैं, अगर आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूँ, आप सोडियम और क्लोरीन इनके मास को, एटॉमिक मास की बात कर रही हूँ, इनके मास को आप सम कर लें तो आपके पास वो इक्वल आएगा 58.5 AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट। KOH को अगर आप देखें, K अलग है, O अलग है हमारे पास, और हाइड्रोजन हमारे पास अलग है, इनके मासेस को आप सम कर लेंगे तो वो हमारे पास 56 AMU आ जाएगा। इसी तरह MgCO3 हमारे पास है, आप मैग्नीशियम, कार्बन, ऑक्सीजन, इनके मासेस को सम करेंगे तो वो हमारे पास 84 AMU आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला मास है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हमारे पास देखें फार्मूला मास के तहत ही एक डेफिनेशन है। मॉलिक्यूलर मास असल में ये जो फार्मूला ऊपर मौजूद हैं, ये जो फार्मूलाज ऊपर मौजूद हैं, ठीक है, ये वाले फार्मूलाज की, या फिर आप ये वाले फार्मूलाज भी देख सकते हैं, ये जो मौजूद हैं ये दरअसल किसी मॉलिक्यूल को साबित कर रहे हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम तर एटम्स की तादाद को बयान करने को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, ठीक है। तमाम तर जो है एटम्स की तादाद को बयान करें, एटम्स की, ठीक है, एटम्स की तादाद को बयान कर रहे हैं तो इसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। मॉलिक्यूलर मास ज़्यादातर कोवैलेंट कंपाउंड, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए रेफर किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं कि अपने मासेस के साथ, ये मासेस हमें कैसे फाउंड आउट किए जाते हैं इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम डिटेल टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए हमारे पास ये आ रहा है ना 44, इनके मासेस को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। अभी जस्ट हम सिर्फ डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, आगे ही हमारे पास एक बहुत डिटेल टॉपिक आ रहा है तो हम उसमें इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास आ रहा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, देखें पहले जैसे हम एटॉमिक मास से ग्राम एटॉमिक मास को समझा था, तो यहाँ हम मॉलिक्यूलर मास से ग्राम मॉलिक्यूलर मास को समझेंगे। अब यानी एटॉमिक मास यूनिट के बजाय मॉलिक्यूल को ग्राम के जरिए बयान करें तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। देखें यहाँ पर भी क्या है, हमने यहाँ पर एटॉमिक मास, सिर्फ इनका यूनिट चेंज हो रहा है। यहाँ पर हम एटॉमिक मास यूनिट से इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इसका यूनिट चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हम AMU की जगह ग्राम लगा देते हैं। तो ये हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। अगला टॉपिक हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के हवाले से है, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा आ रहा है, ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है।
इसके कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से क्लियर करेंगे। एम्पेरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड के या मॉलिक्यूल के सिंपलेस्ट रेशो को शो करता है जो एटम्स के दरमियान हो। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, एम्पेरिकल फार्मूला कंपाउंड के या मॉलिक्यूल के सिंपलेस्ट रेशो को शो करता है जो एटम्स के दरमियान हो। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अ फार्मूला विच इंडिकेट्स द सिंपलेस्ट रिलेटिव रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। क्या कर रहा है ये, सिंपलेस्ट रेशियो को शो कर रहा है। सिंपलेस्ट रेशियो को किस तरीके से शो कर रहा है ये इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। फिर हमारे पास आ रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड में एटम की एक्चुअल तादाद को जाहिर करता है। फिर से मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसी भी कंपाउंड में एटम की एक्चुअल तादाद को जाहिर करता है। क्या करता है, एक्चुअल तादाद को। ये सिंपलेस्ट रेशो को शो कर रहा है और ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअल तादाद को जाहिर कर रहा है। इस दिए गए टेबल में, ये मैंने आपको एक टेबल दिया है, इस दिए गए टेबल से हम जो है किसी भी कंपाउंड के एम्पेरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला का मुलायजा कर सकते हैं। जब मैं बेंजीन की एग्जांपल दूं, देखिए ये मेरे पास बेंजीन है, यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये हमारे पास टेबल बना हुआ है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास टेबल बना हुआ है, इसको बिल्कुल हमने टेबल की फॉर्म में बनाना है। ये हमारे पास टेबल बना हुआ है, ठीक है। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, बेंजीन यानी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन है मेरे पास C6H6, यानी इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की हकीकी तादाद को मैंने बयान किया है, ये कहलाया मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन अगर मैं गौर करूं तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशो है वो सेम है। ये देखें, ये मेरे पास कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, इनका दोनों का जो रेशो है मेरे पास, ये मेरे पास आ रहा है बेंजीन। इसका जो मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H6 और इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है मेरे पास वो है CH। ठीक है, यही हमारे पास टेबल में। इसका जो हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसका रेशो सेम है, यानी कि ये हमारे पास रेशो क्या है, सेम रेशो है। जितने हमारे पास कार्बन के एटम्स हैं उतने ही हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स भी हैं। कार्बन 6 है तो हमारे पास 6 ही हाइड्रोजन भी है। तो इसको इसके जितने यानी कि 6 कार्बन के बदले 6 हाइड्रोजन ही है हमारे पास। तो इसको एम्पेरिकल फार्मूले में सिंपल करके कैसे बयान करूंगी, इसको अगर मैं सिंपल कर देती हूँ तो मैंने यहाँ पे इसको CH कर दिया। सिंपल मैंने कैसे किया, रेशो आ गया मेरे पास 1:1 का। 1 अगर हम ना भी लिखें तो हम मेंशन नहीं करते 1 को, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में जो सिंपलेस्ट रेशो शो कर रहा है वो हमारे पास CH हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, CH हो गया। इसी तरह से इथाइन है हमारे पास, उसका भी क्या है C2H2। इथाइन में भी कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो बराबर है, यानी हर 2 कार्बन के लिए 2 ही हाइड्रोजन है। 2 कार्बन के लिए 2 ही हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो इसका भी मैं सिंपल रेशो अगर लूँ तो ये एम्पेरिकल फार्मूला CH करके बयान होगा। ये देखें, ये मेरे पास CH करके आ गया है। यूं ही एसिटिक एसिड की और यूं ही ग्लूकोज की, एसिटिक एसिड और ग्लूकोज की मैं बात कर रही हूँ। तो ग्लूकोज है दोनों टेबल में हमें एक बात कंफ्यूज कर रही है। बेटा कौन सी बात हमें कंफ्यूज कर रही है, हमें क्या बात कंफ्यूज कर रही है, हम देख रहे हैं कि हमारे पास बेंजीन और इथाइन का एम्पेरिकल फार्मूला सेम है, CH आ रहा है। इसी तरह हमारे पास एसिटिक एसिड और ग्लूकोज का भी एम्पेरिकल फार्मूला सेम है हमारे पास। लेकिन यहाँ पर अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करूँ तो ये हमारे पास सबके डिफरेंट है। एम्पेरिकल फार्मूला किसी भी 2 कंपाउंड का सेम आ सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होता। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि एम्पेरिकल फार्मूला किसी भी 2 कंपाउंड का हमारे पास सेम आ सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास सेम नहीं होता, ये डिफरेंट ही होता है। ठीक है, अच्छा ये रिलेटिव रेशो क्यों लिया जाता है, किस बुनियाद के ऊपर है, तो इसको आगे हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर दिया है, यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पर आपको वर्डिंग में भी बता दिया है। ठीक है, इसके बाद अगली बात समझने से पहले एक एग्जाम्पल आपको दिखा रही हूँ। ये आपके पास एग्जाम्पल है,
इस एग्जाम्पल को हमारे लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो हम टॉपिक अपना समझने जा रहे हैं उसके लिए हमारे पास जो ये इक्वेशन है उसको हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। केमिकल इक्वेशन की उसमें आपको कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी हैं। आप हाइड्रोजन को देखें, ये देखें हाइड्रोजन के इर्द गिर्द 2 जगह आपको 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये देखें 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह ऑक्सीजन के साथ भी किसी तरह 2 ऑक्सीजन की तरह हाइड्रोजन की तरह ऑक्सीजन के साथ भी 2 लिखा हुआ है। इन लिखे गए 2s, ये जो हमारे पास है ना, इन लिखे गए 2s की वजाहत करना ज़रूरी है। तो हाइड्रोजन के मद्दे मुकाबिल हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक 2 लिखा हुआ है। ये 2 नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर मैंने देखे मेंशन भी कर दिया है। ये जो 2 है ये हमें क्या कर रहा है, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को जाहिर कर रहा है, जबकि हाइड्रोजन के सब्सक्राइब में जो 2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन के सब्सक्राइब में जो 2 लिखा हुआ है वैसे ही 2 एक ऑक्सीजन के सब्सक्राइब में भी लिखा हुआ है, ठीक है। और ऑक्सीजन की मतलब इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स। इन मोल को डिस्कस करने के बाद देखें नंबर ऑफ एटम्स, ये जो है हमारे पास मद्दे मुकाबिल जो 2 है वो मैंने नंबर ऑफ मोल्स कह दिया, और जो 2 हमारे पास सब्सक्राइब्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के हमारे पास मौजूद है तो इसको हम नंबर ऑफ एटम्स कहते हैं। मैं फिर से एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ बेटा, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ एटम्स दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं हमारे पास। इन दोनों को हमें समझना होगा। अगर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी पोजीशन यहाँ पर है तो वो नंबर ऑफ मोल्स की बात की जा रही है, लेकिन अगर 2 इसके सब्सक्राइब में लिखा हुआ है बिल्कुल इसके नीचे जो है वो इसके यहाँ पे देखें आप, ये साइड पे लिखा हुआ है तो इसको हम नंबर ऑफ एटम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अब मैं आपको मोल की डेफिनेशन समझाऊंगी, क्योंकि ऊपर हमने मोल का जिक्र कर लिया है, हमने इक्वेशन में देख लिया है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं। तो अब हम मोल्स की डेफिनेशन को देखते हैं, ठीक है। मोल एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूलर मास को या फॉर्मूला मास को किसी भी सब्सटेंस के बयान कर देना होता है ग्राम्स में, ठीक है। बजाय इसके इसको हम AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट में बयान करें तो ये अमल कहलाता है, एटॉमिक मास यूनिट में बयान करें तो ये अमल कहलाता है मोल। मोल को हम डिनोट करते हैं N से, ठीक है। इसका यूनिट हमारे पास होता है MOL, यानी कि इसे हम मोल कहते हैं। जबकि मोल के लिए फॉर्मूला भी मौजूद है, मैथमेटिकली हम मोल को बयान करते हैं। हमारे पास ये देखें मैथमेटिकली हमारे पास फॉर्मूला भी मौजूद है मोल का। तो मोल हमारे पास क्या है, मोल N इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ है तो हमें क्या, अब हम कैसे इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि हमने एटॉमिक मास लेना है या हमने मॉलिक्यूलर मास लेना है। हम इसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, अगर हम एटम के लिए मोल मालूम करें तो हम क्या लेंगे, हम एटॉमिक मास लेंगे। अगर हम एटम के लिए मोल मालूम कर रहे हैं तो हम एटॉमिक मास लेंगे, और अगर हम मॉलिक्यूल के लिए मोल मालूम करेंगे तो हम क्या लेंगे, हम मॉलिक्यूल के लिए हम मॉलिक्यूलर मास लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हमें ये समझ लेना ज़रूरी है कि हमने कहा एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस होगा ग्राम में, तो अब ये AMU के बजाय ग्राम में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब ये AMU से क्या है, ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं देखूँ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन को देखो मैं 16 AMU है। अब हम इसको AMU से ग्राम में लेके जाएंगे। AMU था, अब हमने क्या किया इसको, हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये है हमारे पास 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट। अब हमने इसको AMU से ग्राम में लेके जाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको 16 AMU की जगह हमने इसका यूनिट चेंज कर दिया, इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब जब हम इसको ग्राम में लेकर गए हैं तो ग्राम में ले जाने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 मोल में। 1 मोल में अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखें जैसे हमारे पास 16 AMU था एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, अब हमारे पास ये 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है।
ये हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के इक्वल हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा 1 मोल में। इसी तरह हम एक मॉलिक्यूल की मिसाल लेंगे, यानी मॉलिक्यूल की मिसाल ले रहे हैं। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है, देखें एटॉमिक मास की मैंने दो एग्जाम्पल्स दी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको डिस्कस एक कर रही हूँ, दूसरी एज इट इज सेम है। आप जब अपनी कॉपी में करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब मैं मॉलिक्यूलर मास की बात कर रही हूँ, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन मेरे पास 32 AMU है। अब यहाँ पर भी हमने क्या किया, इसको हमने AMU से हम इसको ग्राम पर लेकर गए। हमने क्या किया, AMU से इसको ग्राम में कन्वर्ट किया, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। अच्छा, अब जब हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं और जब इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये अब क्या बन जाएगा, ये 1 मोल बन जाएगा हमारे पास, देखें इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह अब अगर मैं बयान किया, अब हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट मोलर मास के हवाले से है। मोलर मास को डिस्कस करते हैं हम। मोलर मास हमारे पास क्या है, मोलर मास किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास है, यानी कि 1 मोल ऑफ कार्बन की बात करें तो 1 मोल ऑफ कार्बन की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारे पास 12 ग्राम होगा। देखिए 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 ग्राम। अगर हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो ये हमारे पास 1 ग्राम के बराबर होगा। ठीक है। इसी तरह से 1 मोल अगर हम हाइड्रोजन यानी वाटर की बात करें तो 18 ग्राम होगा। ठीक है, और सो ऑन। अब हमारे पास बेटा आता है एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर एक इंतहाई अहम टॉपिक है, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, हम समझने की कोशिश करते हैं। जब आपके पास किसी भी शय का 1 मोल दे दिया जाए तो ये बात आप जान लीजिए कि उस मोल में उस सब्सटेंस के पार्टिकल की तादाद कितनी होगी। ठीक है, वो पार्टिकल मोलर मास लीजिए या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होगा मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर का कांस्टेंट। ठीक है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी थोड़ा सा जो है वो कॉन्सेप्ट मिक्सअप हो गया है। जब आपके पास किसी भी शेयर का 1 मोल दे दिया जाएगा तो ये बात आप जान लीजिए कि उस मोल में उस सब्सटेंस के पार्टिकल की तादाद कितनी होगी। वो पार्टिकल्स लगभग 6.02, ये देखें हमारे पास 6.02 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 या फिर 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23 के बराबर होगी। इस नंबर 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23 को एवोगाड्रोस नंबर से जाना जाता है। एवोगाड्रोस के मुताबिक किसी भी पार्टिकल का 1 मोल दिया जाए और इनके मज़ीद पार्टिकल से मुराद आप एटम्स ले सकते हैं, मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं या आयन ले सकते हैं। तो उसके 1 मोल में आपको कम से कम 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23 पार्टिकल्स मिलेंगे। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Na से। ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर को हम शो करते हैं Na से। ठीक है, Na से यहाँ एक्सपोनेंट वाले नंबर की मैं वजाहत कर दूँ। देखिए यहाँ पे मैंने मज़ीद इसको वजाहत की है इसकी। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर इसको देखें तो जो डेसिमल वाला पार्ट है इसको कोफिशिएंट कहते हैं। ये हमारे पास देखें डेसिमल वाला पार्ट है, मैंने बाकायदा इसको एरो बना के लेबल किया हुआ है, इसको कोफिशिएंट कहते हैं। मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 ये बेस कहलाती है। और जो ऊपर पावर लिखी हुई है, और जो ये हमारे पास पावर लिखी हुई है ना बेटा, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट या फिर रेडिकल या इंडेक्स के नेम से भी जाना जाता है। मैथमेटिकली हम एवोगाड्रोस को इस तरह से बयान कर सकते हैं। मैथमेटिकली हमारे पास फॉर्मूला है इसका, तो मैथमेटिकली हम इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होंगे मास ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, मास ऑफ अ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, यानी कि एवोगाड्रोस नंबर Na यही इसका कांस्टेंट नंबर है बेटा। कांस्टेंट नंबर क्या है हमारे पास, ये कांस्टेंट नंबर है 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23।
ठीक है। एवोगाड्रोस नंबर n है। एटम हो तो एटॉमिक मास लीजिए, और मॉलिक्यूल की कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो हम मॉलिक्यूलर मास लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने देख लिया। और दूसरे अगर मैं इसके फॉर्मूला की बात करूँ, एक फॉर्मूला हमारे पास और है इसका, तो वो हमारे पास क्या है, मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू n, जो कि मोल को रिप्रेजेंट कर रहा था, मोल को शो कर रहा था, n इंटू एवोगाड्रोस नंबर, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23। कुछ कांस्टेंट का कांस्टेंट कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम यहाँ पे भी हम कुछ एवोगाड्रोस की एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास एवोगाड्रोस की एग्जांपल्स ये मौजूद हैं, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं, यहाँ आपके पास एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल जो मैंने आपको दी है बेटा, ये देखिए नंबर 1 जो मैंने आपको एग्जांपल दी है वो हमारे पास मॉलिक्यूल की दी है। जबकि दूसरी जो एग्जांपल मैंने आपको दी है, ये देखिए मैंने आपको किसकी दी है, मैंने आपको मॉलिक्यूल की दी है। जो दूसरी एग्जांपल है वो हमारे पास मॉलिक्यूल की है, जो नंबर 1 एग्जांपल है वो हमारे पास एटम की है। इसी तरह अगर मैं थर्ड एग्जांपल की बात करूँ तो वो हमारे पास आयन की है। और अगर मैं 4 की बात करूँ तो ये हमारे पास एक कंपाउंड को डिस्कस किया है। इसमें मैंने यहाँ पर ना सिर्फ एवोगाड्रोस नंबर हमारे पास एंड होता है, हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो हमारा पार्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट का हमारे 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल था ये चैप्टर। आज हमने अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, हमारा बेसिक पार्ट कंप्लीट हो गया है। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको सादा और आसान ज़ुबान में आसान अल्फाज का इस्तेमाल करके आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई हो। तो बेटा कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा तो आप दोबारा बैक पे जाइए, वीडियोस देखें और उसमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, क्योंकि ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आगे के टॉपिक समझने को। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। अब हम लॉज की तरफ जो है मूव कर रहे हैं, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का जो पार्ट था वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।